एशिया का अफवाह तंत्र। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, एशिया का ये अफवाह तंत्र हो गया। ये किताब ये पेज है और हम आज अध्ययन करेंगे एशिया महाद्वीप में अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र अफवाह तंत्र अथवा जल प्रवाह के अंतर्गत नदियों अथवा बहते हुए जल का अध्ययन होता है। तो अफवाह तंत्र का मतलब ये हो गया कि जब वर्षा होती है, वर्षा होने के कारण जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहता है। इस बहते हुए जल को हम नदियों के रूप में बहता है, नालों के रूप में बहता है, छोटी नदियाँ होती हैं, बड़ी नदियाँ होती है। तो इस सबको क्या कहेंगे हम? अफवाह तंत्र कहेंगे। तो ये एशिया महाद्वीप में किस प्रकार का अफवाह तंत्र है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि नदियाँ किसी देश के विकास में सर्वाधिक सहायक होती हैं। तो ये जो अफवाह तंत्र है, ये किसी भी देश में एक विकास का आधार होता है। तो ये जो नदियाँ हैं वो किस प्रकार एशिया महाद्वीप में बहती हैं और किस प्रकार की स्थिति है, ये हम बताएंगे आपको। प्रोफेसर क्रेसी ने इसके बारे में कहा है कि एशिया महाद्वीप में कि एशिया में किसी भी बड़ी विशाल नदी का अभाव है, जबकि छोटी नदियाँ एशिया के आंतरिक भागों से निकलती हैं। तो ये एक सामान्य बात उन्होंने प्रोफेसर क्रेसी ने कही थी कि एशिया में विशाल नदी नहीं है जो पूरे एशिया को कवर कर सके। सामान्य रूप से इन मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियों से निकलने वाली नदियाँ पर्वतीय ढालों के अनुसार बहती हुई पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं की ओर बढ़ जाती हैं। यानी जो 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 नदियाँ हैं एशिया महाद्वीप में, वो पर्वतीय भागों से निकलती हैं और पर्वतीय भागों से निकलकर चारों दिशाओं में बह जाती हैं और एक अलग अफवाह तंत्र बनाती हैं। तो एशिया के अफवाह में प्राचीन एवं नवीन एशिया के अफवाह में प्राचीन एवं नवीन दोनों प्रकार के अफवाह मिलते हैं। प्राचीन के भी अफवाह मिलते हैं और नवीन भी अफवाह मिलती हैं। तो एशिया महाद्वीप की जो हम विशेषता अगर कहें, तीन ओर महासागरों से घिरा हुआ एशिया महाद्वीप की अधिकांश नदियाँ मध्य एशिया के उच्च पर्वतीय भागों से निकलकर उत्तर, पूर्व एवं दक्षिण दिशाओं की ओर प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी दिशाओं में? उत्तर, पूर्व और दक्षिण दिशाओं में प्रवाहित होती हैं तथा आर्कटिक, प्रशांत और हिंद महासागर में गिरती हैं। यानी एशिया महाद्वीप में जो भी नदियाँ बहती हैं वो तीन दिशाओं को जाती है, आपको पता ही है, उत्तर, पूर्व और दक्षिण। तो ये जो उत्तर, पूर्व और दक्षिण दिशा में जो आपके महासागर हैं, जैसे आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इनमें जाकर मिल जाती हैं। लेकिन फिर भी एशिया महाद्वीप का 80 लाख वर्ग किलोमीटर का आंतरिक भाग ऐसा है जिसका जल किसी भी सागर में नहीं गिरता और वह जल शुष्क भागों में सूखकर विलीन हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी संख्या एशिया महाद्वीप की है, जो 80 लाख वर्ग किलोमीटर है। वहाँ पर जो नदियाँ हैं वो वर्षा होती है जब बनती तो हैं, लेकिन वो किसी सागर में नहीं गिरती हैं और किसी सागर में नहीं गिरने के कारण वह जो शुष्क भाग है वहीं पर सूखकर विलीन हो जाती हैं। तो कुछ एशिया की कुछ ये विशेषताएं थी। तो इस आधार पर हम ये थोड़ा सा पूरा है, ये आप देखना चाहो तो ये
उसके बाद एशिया महाद्वीप विभिन्न जो तत्व हैं उनके आधार पर, उपयुक्त तत्वों के आधार पर ये पांच पांच हुए हैं और ये इसका नक्शा है। पांच तत्व है और ये इसका नक्शा है। उपयुक्त तत्वों के आधार पर एशिया महाद्वीप को अफवाह की दृष्टिकोण से निम्न 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो ये जो 5 क्षेत्र है, प्रशांत महासागर सागरीय अफवाह क्षेत्र, दूसरा है हिंद महासागरीय अफवाह क्षेत्र, तीसरा है आर्कटिक महासागरीय अफवाह क्षेत्र, चौथा है आंतरिक अफवाह क्षेत्र और पांचवा है भूमध्य सागरीय अफवाह क्षेत्र। और ये क्षेत्र ये इसका नक्शा है। और इस नक्शे में आप देख रहे होंगे ये नीचे का जो है ये दक्षिण जो भाग है हिंद महासागरीय अफवाह क्षेत्र, ये यहाँ से यहाँ तक का ये क्षेत्र है हिंद महासागरीय अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो ये आप देखोगे ये भूमध्य सागरीय अफवाह क्षेत्र है। एशिया का ये भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है वो भूमध्य सागरीय अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बीचों बीच आप जो देख रहे हो एशिया महाद्वीप के आंतरिक अफवाह क्षेत्र है। ये जो आंतरिक अफवाह क्षेत्र है एक विशाल क्षेत्र है। आप मैंने पहले बताया था 80 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है आंतरिक अफवाह क्षेत्र। और ऊपर जो एशिया महाद्वीप का उत्तरी भाग है उसमें आर्कटिक महासागरीय अफवाह क्षेत्र इसके अंतर्गत ये आता है। और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र ये पूरा क्षेत्र है, ये प्रशांत महासागरीय अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार एशिया जो महाद्वीप है वो अफवाह क्षेत्र के आधार पर 5 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो इसका सबसे जो पहला हम अध्ययन करेंगे वो है प्रशांत महासागरीय अफवाह क्षेत्र। ये प्रशांत महासागरीय अफवाह क्षेत्र है, ये पूरा इसमें ये आ रहा है प्रशांत महासागरीय अफवाह क्षेत्र। तो ये प्रशांत महासागरीय अफवाह क्षेत्र, इस अफवाह क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ मुख्य रूप से मध्य एशिया की उच्च एवं विशाल पर्वत श्रेणियों से निकलकर पूरब की ओर बहती हुई प्रशांत महासागर में गिरती हैं। तो प्रशांत महासागर अफवाह क्षेत्र है, उस क्षेत्र में मध्य एशिया की उच्च और विशाल पर्वत श्रेणियों से निकलकर नदियाँ पूरब की ओर बहती हुई प्रशांत महासागर में गिरती है। ऊंचे पर्वतों से जो नदियाँ निकलती हैं वो उसमें जाकर बहती हैं। प्रशांत महासागर में अफवाह क्षेत्र की मुख्य नदियाँ आमूर, प्रशांत महासागर में अफवाह क्षेत्र की मुख्य नदियाँ आमूर, व्यांगो, यांगसीटिक्यांग, सीकियांग, मीकांग, मीनाम, लाल आदि हैं। तो प्रशांत महासागर में जो नदियाँ गिरती हैं अफवाह क्षेत्र जो बनाती हैं उनमें जो मुख्य नदियाँ हैं जो चीन की ये नदियाँ मुख्य हैं। और ये नदियाँ व्यांगो, यांगसीटिक्यांग, मीक्यांग, मीनाम और लाल आदि हैं। अन्य नदियों में आमूर की सहायक नदियाँ उसरी, सुंगारी, व्यांगो की सहायक नदियाँ वियो, फैन, यांगसीटिक्यांग की
सहायक नदियाँ हान, मिन, कान, चार्लिंग, लियांग आदि हैं। तो ये मुख्य नदियाँ थी और उनकी ये सहायक नदियाँ हैं। यहाँ अनेक प्रकार के अफवाह स्वरूप देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? जैसे व्यांगों का अफवाह और डोर देखने को मिलता है, जैसे व्यांगों का अफवाह और डॉस पठार एवं सिनलिंग पर्वत श्रेणियों के निकट भागों में आयताकार अफवाह प्रणाली देखने को मिलती है। जबकि यांगसी कियांग अपनी सहायक नदियों के साथ वृक्षाय अफवाह प्रणाली का विकास करती है। वृक्षाय, तो ये एक तो ये आयताकार अफवाह प्रणाली होगी, दूसरी वृक्षाकार अफवाह प्रणाली हो गई, और यांगसी कियांग जो नदी है वो वृक्षा प्रणाली का विकास करती है। नदियों का महत्व सिंचाई, कृषि एवं परिवहन के दृष्टिकोण से अधिक है। जो नदियाँ बहती हैं और वो नदियाँ जो बहती हैं उन नदियों का अपना एक महत्व है, और वो महत्व किस किस के लिए है? सिंचाई के लिए है, कृषि के लिए है, और परिवहन के लिए ये अधिक उपयोग में ली जाती है। इन नदियों ने उपजाऊ डेल्टाओं तथा मैदानों का निर्माण किया है। जब नदियाँ अपने बहती हैं और अफवाह तंत्र बनाती हैं तो उपजाऊ का मैदान बनाती हैं, डेल्टाएँ बनाती हैं। चीन का विशाल उत्तरी मैदान व्यांगहो की देन है। जो चीन का विशाल मैदान है उस उत्तर में है, जो व्यांगो नदी के द्वारा बनाया गया है। चीन का सबसे घना भाग यांगत्से के डेल्टा में यांगत्से डेल्टा में ही मिलता है। चीन का सबसे घना भाग यांगत्से के डेल्टा में ही मिलता है। यांगत्से इन क्षेत्रों की सबसे बड़ी नदी है। यांगत्से, जिसकी लंबाई 5120 किलोमीटर है। यह नदी डेल्टा का उत्तरोत्तर विकास करती है। यह नदी डेल्टा का उत्तरोत्तर विकास करती है। तो ये था प्रशांत महासागरीय अफवाह क्षेत्र। तो चीन का विशाल उत्तरी मैदान हांगो की देन है। व्यांगहो अपनी प्रति वर्ष आने वाली भयंकर बाढ़ के कारण चीन का शौक भी कहलाती है। तो चीन में एक जो नदी है वह नदी है व्यांगहो, और ये चीन का शौक कहलाती है क्योंकि यहाँ हर साल बाढ़ आती है। यांगत्से नदी का भी विशेष महत्व है। चीन का सबसे घना भाग यांगत्से के डेल्टा में ही मिलता है। ये यांगत्से इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 5120 किलोमीटर है। यह नदी अपने मुहाने के आसपास निरंतर मिट्टी जमा करती जा रही है, जिससे डेल्टा का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। तो ये था आपका व्यांगो नदी। और ये अगर आप देखोगे तो ये एशिया का अफवाह क्षेत्र किताब के अनुसार इस प्रकार है। ये इसका चित्र है। एशिया का अफवाह क्षेत्र जो आपको स्पष्ट इसमें दिखाई देगा। पूरा नक्शा आपको दिखाई देगा और ये चित्र आपको दिखाई देगा। तो एशिया जो महाद्वीप है वो आपको पूरा दिखाई देगा। तो इसमें आप देखेंगे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में अफवाह क्षेत्र फैला हुआ है।
पूरब में प्रशांत महासागरीय अववाहित क्षेत्र फैला हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागरीय अववाहित क्षेत्र फैला हुआ है। उत्तर में आर्कटिक महासागर अववाहित क्षेत्र फैला हुआ है। और पश्चिम में आप देखोगे भूमध्य सागरीय अववाहित क्षेत्र, पूरा नक्शा स्पष्ट दिखाई देता है और बीच में आंतरिक अववाहित क्षेत्र है। तो आज आपको बताया था अववाहित क्षेत्र एशिया महाद्वीप, और उसमें प्रशांत महासागरीय अववाहित क्षेत्र का मैंने वर्णन कर दिया। कल आपको हम बताएंगे जो अन्य 4 अववाहित तंत्र हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कल के उसमें बताएंगे आपको। धन्यवाद।